सभी का स्वागत है मेरे साथ विज्ञान एकेडमी पर। मैं हूँ साक्षी शर्मा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारी सीरीज़ चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे वैदिक काल की। तो वैदिक काल का जो पार्ट 1 है वो पहले ही आ चुका है। यदि आपने इससे पहले नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें क्या है, वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वहीं पे जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो वो होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इसे हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, ऋग्वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो हम देखेंगे कि जो उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसका अध्ययन हम कब करेंगे? उत्तर वैदिक काल में, कि ऐसा क्या डिफरेंस आ गया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की तरफ। तो ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो जीवन रहा है उनका, आर्यों का, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे वो है उसका आर्थिक परिदृश्य। तो देखिए, आर्थिक परिदृश्य में जब हम बात करते हैं तो एक अर्थव्यवस्था कब चलती है, जब उसकी हम किस किस पे ध्यान देते हैं कि उसकी जो कृषि है, ठीक है, कृषि प्रणाली क्या रही है। ठीक है, कृषि प्रणाली के साथ में उसका व्यापार, व्यवसाय, ठीक है, जो जैसा भी व्यापार होता है वो, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो उसका आर्थिक परिदृश्य होता है। अब उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसका स्वरूप क्या था, तो उसे पढ़ने के लिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम? कृषि के बारे में। तो कृषि अपनी देखिए साधारण अवस्था में थी। अभी हमें पता है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल का भी जो ऋग्वैदिक काल है वो प्रमुख तरह से ग्रामीण था, है ना, ग्रामीण रूप में था अपने। तो इस वजह से क्या है, वहाँ कृषि भी बहुत ही साधारण और प्रारंभिक रूप में थी। ठीक है, अभी देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे कृषि इतनी ज़्यादा उन्नत तो थी नहीं। वहाँ पे क्या था, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से क्या है, उनका जो मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यापार अच्छा नहीं था, मतलब व्यापार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। व्यापार की जगह पशुपालन को इम्पोर्टेंस दी गई थी। साथ में कृषि जो होती थी वो भी अपने साधारण ढंग की होती थी ना, और साधारण ढंग के साथ में उसकी जो सिंचाई है वो भी बहुत ही सरल सी होती थी। सरल सी मतलब जो कुएं और तालाब के द्वारा एक छोटी छोटी क्यारियां निकाल देते थे और फिर उसे खेतों से जोड़ के सिंचाई कर लेते थे। यहाँ पे नहरों का प्रयोग अभी किया नहीं गया था। साथ में क्या है, लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, लकड़ी के हल का प्रयोग किया तो जाता था। अब लकड़ी के क्यों किया जाता था, कोई और भी धातु के बनाया जा सकता था। तो देखिए, एक चीज़, अगर आपने हड़प्पा सभ्यता वाला लेक्चर देखा होगा या कहीं भी अगर हड़प्पा सभ्यता का पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कि वहाँ तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। ठीक है, तांबा प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था। अभी क्या है कि अभी तक यहाँ पे लोहे की खोज नहीं हुई, है ना, लोहे की खोज नहीं हुई। तो उससे क्या है, जो हल है वो किसी और के नहीं बल्कि लकड़ी के बनाए जाते थे। अब लकड़ी के बनाए जाने की वजह से क्या है, वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाते थे, है ना, ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, कृषि उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अगर आप ज़्यादा, मतलब कोई भी जानता होगा कृषि के बारे में तो उसमें जो पहले जब आप मतलब बीज वगैरह डालते हैं तो उससे पहले खुदाई, मतलब अंदर ट्रैक्टर से कुछ वो बनाया जाता है स्पेस अंदर, जिससे क्या है अंदर तक बीज पहुंच सके। लेकिन क्या है, अभी लकड़ी के हल का प्रयोग हो रहा है तो ज़्यादा गहराई तक जा नहीं पाएगा वो पृथ्वी के अंदर तक। तो इस वजह से क्या है, जो कृषि थी वो अभी भी साधारण अवस्था में थी। साथ में क्या है, खाद का प्रयोग नहीं किया जाता था। खाद का प्रयोग नहीं करने की वजह से क्या होता था कि जो उसकी उर्वरता है
उसमें इतनी ना ही वृद्धि हो पाती थी और ना ही कुछ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो पा रहा था, है ना। एक निश्चित मात्रा में ही फसलें उपजाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। अब क्या है, यहाँ पे कपास का इन लोगों को ज्ञान था। अब कपास का ज्ञान से क्या संबंध है कि कैसे पता चला, तो देखिए ऋग्वेद में कई बार कपास का वर्णन हुआ है, पहला साक्ष्य। दूसरी बात जो देखने को मिलती है वो ये कि देखिए कि जब सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़े थे, तो सिंधु सभ्यता में कपास का उपयोग होता था। अब देखिए सिंधु सभ्यता में कपास का उपयोग होता था, यानी कि सीधी सी बात है कि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कपास के बारे में पता तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस सभ्यता के लोगों को पता है, इस सभ्यता के लोगों को नहीं पता है ना। तो इस वजह से क्या है कि ये माना जाता है कि इनको भी कपास का ज्ञान था। साथ में ऋग्वेद में जब प्रमाण मिल चुके हैं, उसके बारे में लिखा जा चुका है, तो ये सिंपल सी बात है कि उन्हें ज्ञान था। साथ में जो ऋग्वेद में गेहूं, जौ, मसूर, उड़द और तिल, इन फसलों का वर्णन भी मिला है। तो इससे पता क्या चलता है कि इन फसलों की वहां पे खेती होती थी। तो अब बात करते हैं पशुपालन की। वहां पे पशुपालन कैसा था। तो जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो वैदिक काल है उसमें पशुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, है ना। क्यों, देखिए वहां पे कृषि इतनी अच्छी अवस्था में थी नहीं, व्यापार भी नहीं होता था, तो कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिससे वो सभ्यता फली फूली विकसित हुई। तो यही वो वजह थी पशुपालन। देखिए अब पशुपालन से भी कुछ चीजें निकल के आएंगी, जैसे देखिए गाय के बारे में निकल के आता है। हिंदू धर्म में हमेशा से गाय को काफी पूजनीय माना जाता है। अब गाय को पूजनीय माने जाने का धार्मिक कारण तो है ही, साथ में इसका ना काफी मतलब जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो आर्यों के जीवन में गाय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वजह से क्योंकि जब वैदिक काल चल रहा था तो उसमें जो गाय का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, है ना। पशु, अगर कोई पशु पूजनीय है यानी कि उसकी वैल्यू रही होगी ना उतनी ज्यादा। क्यों, क्योंकि गाय का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, मुद्रा के रूप में। और किसी कोई व्यक्ति कितना धनी है, इसका आशय कैसे पता चले कि वो व्यक्ति कितना धनी है। तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी, जितनी ज्यादा संख्या में गाय होंगी, उससे पता चलेगा कि वह व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी है। जैसे कृष्ण जी के बारे में सुना होगा, कृष्ण जी के पास इतनी गाय थी, इतने इतने अमीर थे उनके पिताजी, ये वो। तो इस वजह से ही थी क्योंकि तब कृषि को ज्यादा महत्व ना देके बल्कि उन पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया जाता, उसमें भी गाय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वही परंपरा आज भी चली आ रही है, गाय हमारे यहाँ पूजनीय है, इसी वजह से पूजनीय है। ठीक है। अब साथ में क्या है, किन किन पशुओं के बारे में वर्णन मिलता है, तो गाय, बैल, गधा, कुत्ता, बकरे, घोड़े पालतू पशु के रूप में उपयोग किए जाते थे। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिला है ना। साथ में क्या है, गांधार की जो भेड़ प्रसिद्ध है, गांधार कहाँ है, जो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है, वहां पर उस उधर की भेड़ें प्रसिद्ध है। अब नीचे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि जो अफगानिस्तान है उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, और उसकी आप लोकेशन ज़रूर देखिएगा मैप में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो सभी को पता, ज़्यादा लोगों को पता होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो वो एक बार मैप में जाके ज़रूर देखे, ऐसी चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, पशुओं से दूध, घी, मक्खन, चमड़ा और ऊन प्राप्त किया जाता था। ठीक है, अब साथ में क्या है, गाय चराने वाला जो होता है उसे गोप कहा जाता था। ठीक है, अभी क्या है, गोप का अर्थ किस रूप में निकाला जाता है, जो गायों को चरा रहा है ना। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे गोप का मतलब बदल जाएगा। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इस बार आया था कि जो पणी है, पणी किसके रूप में उपयोग पणी जो शब्द है उसका किस रूप में उपयोग किया है। इसी साल के जो MPPSC का एग्जाम हुआ था जनवरी में, तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि ऐसे छोटी मोटी चीजें हमेशा कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों का याद रखना पड़ता है। तो देखिए गोप का जो गोप वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो गाय को चराने वाले होते थे उनके लिए ये यूज किया जाता है गोप वर्ड। हम्म, तो अब बात करते हैं शिल्प व उद्योग धंधे। शिल्प कैसा था वहां पे, देखिए
जैसे कि आज हम देखते हैं ना शिल्पियों का कार्य, मतलब आज हम उतना सम्मान नहीं करते शिल्पियों का, लेकिन उस काल में शिल्पियों का कार्य बड़े महत्व का था, मतलब काफ़ी सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता था उसे। ठीक है। बढ़ई का, जिसमें बढ़ई का पेशा कैसा था, सबसे ज़्यादा प्रमुख बढ़ई का पेशा था। स्त्रियां चटाई बनाती थी। ठीक है। सुनार, वैद्य, चर्मकार का व्यवसाय प्रमुख रूप से विकसित था। साथ में उनकी काफ़ी अच्छी स्थिति हो चुकी थी। अब क्या है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, गण और प्रांत। ठीक है। ये व्यावसायिक संगठन थे। ठीक है। अब ये व्यावसायिक संगठन का क्या मतलब है, देखिए अभी ये क्या है, ये व्यावसायिक संगठन है ना, मान लीजिए एक व्यवसायी है, मतलब एक ही व्यवसाय के व्यवसायी का मतलब जो एक व्यवसाय करने वाला है व्यक्ति, कई सारे ऐसे व्यक्ति मिलके एक संगठन बना लेंगे, और बाद में देखिएगा जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे तो यही एक बैंक के रूप में कार्य करने लगेगा, जो उधार देते हैं पैसे, है ना, जिससे व्यापारियों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ये अभी इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, और क्या पता क्वेश्चन में भी आ जाए कि गण और प्रांत जो थे वो क्या थे इनके संबंध में। तो ये व्यावसायिक संगठन थे। अब बात करते हैं व्यापार तथा यातायात की। तो देखिए व्यापार तो उनके यहाँ पे अभी उन्नत अवस्था में था नहीं, जो व्यापार होता भी था वो काफ़ी साधारण अवस्था में था। जो व्यापार सॉरी एक सेकेंड, व्यापार होता था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था। मुद्रा का उस समय चलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। जैसे कि अभी मैंने बताया कि गाय का प्रयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में, मतलब आप हमें इतना सामान दे दो, हम एक गाय दे देंगे, या फिर ऐसे संबंध आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि मुद्रा के रूप में कैसे यूज़ किया जा रहा है। और वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में तो शायद सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर मेरे पास मान लीजिए आलू हैं और आपके पास टमाटर हैं, तो आप मुझे बोलेंगे कि आप ये मुझे आलू दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले इतने टमाटर दे दूँगा। तो मैं आपको, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे चाहिए होगा, अगर वो टमाटर चाहिए होंगे, तो मैं आपसे एक्सचेंज कर लूँगी। तो यह क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। निष्क नामक एक सोने के टुकड़े का प्रयोग किया जाता था, जिसके बारे में बताया जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये एक आभूषण है, एक आभूषण था जिसका उपयोग बाद में मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। तो देखिए अब कुछ और बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि जो व्यापार होता था, व्यापार में प्रमुख रूप से कपड़ा, चादरें और खालों का जो है व्यापार होता था। साथ में जो यातायात है वो बैलगाड़ियों और नावों के द्वारा होता था। ये गलत लिख गया है, नाव है यहाँ पर। ठीक है। जो व्यापार प्रमुख रूप से होता था वो बैलगाड़ियों और नावों द्वारा होता था। आर्थिक विषमता विद्यमान थी यहाँ पर। इसके बारे में कैसे पता चला, ऋग्वेद के एक सूत्र है जिसमें ये एक भूख से पीड़ित व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें यह क्षुधा लिखा हुआ है, क्षुधा का अर्थ होता है भूख। ठीक है। तो भूख से पीड़ित एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिससे क्या पता चलता है कि जो समाज है वो, उसमें अधिकतम अमीर और अधिकतम गरीब, मतलब अत्यधिक अमीरी और अत्यधिक गरीबी भी विद्यमान थी ना, कि मतलब अमीर से अमीर व्यक्ति मिल जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति मिल जाएगा। वेदों में जो सागर का, एक सेकेंड, वेदों में जो सागर का वर्णन हुआ है, वेदों में जिस सागर का वर्णन हुआ है वो कोई सागर मतलब प्रॉपर समुद्र नहीं है, वो क्या है, एक नदी है। जिस सागर का वर्णन हुआ वो एक नदी है। नदी से ही व्यापार होता था। उस समय सागर से व्यापार नहीं होता था, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आया था व्यापार में। साथ में धन तथा संपत्ति विरासत में दे सकते थे। जैसे एक पिता था, मतलब एक पिता होता, जो पिता होता है वो अपने पुत्रों में संपत्ति बांट देता है। ठीक है। तो ये क्या है, विरासत में ही तो मिल रही है संपत्ति, तो ये क्या है, ये संपत्ति को विरासत में दिया जा सकता था। भूमि को बेचने का चलन कम था, जैसे कि आज हम भूमि बेच देते हैं। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऋग्वेद में कई बार उल्लेख आया है कि जो भूमि बेचने वाला होता है, जो मतलब जो भूमि अपनी भूमि को बेच देता है, उसकी निंदा की गई है वेदों में। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, भूमि को बेचने का चलन उस समय कम था।
लेकिन ये मतलब नहीं है कि भूमि बिल्कुल भी नहीं बेची जाती थी। भूमि बेच दी जाती थी, लेकिन उसको बेचना अच्छा नहीं माना जाता था। हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट में, जो उसका सामाजिक और धार्मिक स्वरूप है उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।